इस वीडियो में हम लोग राउटिंग को लेकर आगे फर्दर देखेंगे। अभी हम यहाँ पर फ़िलहाल एक आर्टिशन कमांड देखेंगे जिससे हम लोग सारे राउट्स को एक साथ लिस्ट आउट कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंटेशन पेज पे हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि PHP आर्टिशन राउट कॉलन लिस्ट अगर मैं कमांड डालता हूँ तो मुझे एक पूरा लिस्ट नज़र आएगा जितने भी राउट्स मेरे एप्लीकेशन में होंगे। मैं आपको ये एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। देखिए PHP आर्टिशन आर्टिशन और उसके बाद यहाँ पे राउट कॉलन लिस्ट। इससे तो मेरा पूरा राउट का एक लिस्ट आ जाएगा और इस राउट लिस्ट में मुझे पता चल जाएगा कि मेरे टोटल कितने राउट्स हैं और कैसे काम करते हैं। ये देखिए, अगर आप यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि कितने सारे राउट्स हैं मेरे पास। एनी राउट पे स्लैश काम कर रहा है और उसके बाद पोस्ट मेथड पे ये सारे हैं। इसके अलावा जो मैंने बनाया वो हेलो है, होम है, जो मैंने राउट्स बनाए हैं। इसके अलावा जो भी हैं वो बिल्ट इन जो भी मुझे मिलते हैं फ्रेमवर्क में कुछ राउट्स मिलते हैं वो अवेलेबल है। तो ये काफ़ी आसान होता है अपने राउट्स का एक लिस्ट आउट देखने का। और इसमें बताया भी जा रहा है कि मैं डाटा कंट्रोलर को यूज़ कर रहा हूँ और उसके इंडेक्स फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ। तो ये काफ़ी इजी फॉर्मेट होगा। किसी भी राउट का लिस्ट आप आर्टिशन कमांड से देख सकते हैं। तो मैं आगे आपको फर्दर दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पर एग्जीक्यूशन करते हैं तो इसके कई कई वेरिएंट्स हैं अलग अलग जगहों पे। अगर आप राउट्स के ग्रुप को देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आर्टिशन कमांड अवेलेबल है। कोई वेंडर्स का खाली राउट्स देखना चाहते हैं, API खाली देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपके पास राउट्स अवेलेबल होगा। अभी फ़िलहाल हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए राउट्स के पैरामीटर को देखेंगे जो कि डॉक्यूमेंटेशन पेज पे आपको दिखेगा। यहाँ पे राउट्स पैरामीटर अवेलेबल है। राउट्स पैरामीटर का मतलब ये है कि एक राउट को हम अपने हिसाब से डेटा देकर डायनेमिक कैसे रेंडर करा सकते हैं। डायनेमिक रेंडरिंग कराने के लिए हम URL में कोई पैरामीटर डालते हैं। देखिए, जब भी हम कोई वेबसाइट की बात करते हैं तो वेबसाइट के डोमेन के बाद उसमें बहुत सारे URL सेगमेंट्स होते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये डॉक्यूमेंटेशन का पेज है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि laravel.com जो कि डोमेन है फ़िलहाल यहाँ पर। ये डोमेन के अलावा यहाँ पे डॉक्स लिखा हुआ है, ये इसका फर्स्ट सेगमेंट हुआ। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 10.x लिखा हुआ है जो कि इसका सेकेंड सेगमेंट हुआ। और तीसरा जो राउटिंग लिखा हुआ है ये इसका थर्ड सेगमेंट हुआ। इसको URI सेगमेंट कहा जाता है। नॉर्मली इस सेगमेंट्स में आप अपने हिसाब से डेटा फीड कर सकते हो और उस डेटा के अनुसार अपने हिसाब से व्यू में चेंजेस ला सकते हो। तो यहाँ पर जो स्लैश है वो एक सेपरेटर का काम करता है ताकि वो URL में URI के सेगमेंट्स को अलग कर सके। ये बहुत ही आसान तरीका होगा। अगर हम इसको पैरामीटर में देखें, राउट्स के पैरामीटर में, तो आप बहुत इजी तरीके से यहाँ पे इसको कर सकते हो। जैसे कि अगर आप यहाँ पर राउट्स के गेट मेथड को देख रहे हो तो इसमें एक यूज़र नाम का सेगमेंट डाला गया है। उसके बाद स्लैश लगाकर अब यूज़र आईडी चूँकि डायनेमिक होगा, हो सकता है 1 हो, कभी हो सकता है 2 हो, यूज़र आईडी कभी 402 हो, कुछ और यूज़र आईडी भी हो सकते हैं। तो इस स्थिति में यहाँ पर यूज़र आईडी में एक पैरामीटर का नाम असाइन कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे नाम कर्ली ब्रैकेट में डालकर आईडी रख दिया गया। तो इससे क्या होगा कि ये आईडी में जो भी वैल्यू यूज़र डालेगा, यानी ये राउट में जो भी यूज़र डेटा डालेगा वो एक्सेप्टेबल होगा। और वो एक्सेप्टेबल डेटा जो कि उस सेगमेंट में लिखा होगा वो सेगमेंट फंक्शन को पास हो जाएगा। आप उसके डेटा टाइप को बता सकते हो और उससे आप वो डेटा को अंदर फंक्शन में, कंट्रोलर के फंक्शन में आप उसको यूज़ कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग ही आप चाहो तो रेंडर भी कर सकते हो, कंडीशन लगाकर, इफ एल्स वगैरह लगाकर। चलिए, बहुत ज़्यादा बातें न करके हम थोड़ा सा इसको यूज़ करके देखते हैं कैसे काम करते हैं। तो ये यहाँ पर फ़िलहाल के लिए हम थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं ताकि हम एक एग्ज़ाम्पल एग्जीक्यूट कर सकें। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे तरीके से मैंने राउट्स बनाया है, पहले भी बहुत बार बनाया है। तो उसमें से मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक अपना सेपरेट राउट बनाता हूँ ताकि मैं आपको ये वाला टॉपिक समझा सकूँ। देखिए, राउट गेट मेथड के साथ और मैंने स्लैश लगाकर यूज़र लिख दिया। तो ये यूज़र जो मैंने लिखा है ये पहला सेगमेंट है URL का जो कि स्टैटिक है, बट मुझे यहाँ पे आईडी चाहिए। मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि ये ID 1 होगा और फिलहाल हम स्टैटिक ही डाल देते हैं। और ये क्लोज़र फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन डाल देते हैं जिसके बाद हम चाहते हैं कि वो रिटर्न हो
मेरा यहाँ पर अमित, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अमित रिटर्न हो। तो मैं इस राउट को एक बार चेक करता हूँ। देखिए, पहले तो सर्वर रन होना चाहिए, ध्यान रखें। सर्वर रन कर दिया मैंने। उसके बाद आप जो भी आपका सर्वर है वहाँ पे उस यूआरएल को लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पे अमित लिखा था, /1 लिखा था, आप देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसमें आउटपुट अमित आ रहा है। तो अमित इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो यूआरएल मैप किया था वो मैंने पूरा किया है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर user/1 लिखा हुआ है। 1 लिखने की वजह से मैंने जब यहाँ पे 1 टाइप किया है तो बेसिकली यहाँ पर 1 टाइप करने की वजह से ये राउट पूरा हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया तो ये नॉट फाउंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 नाम से मेरे पास कोई भी दूसरा राउट अवेलेबल नहीं है, जिसका मतलब ये है कि ये जो राउट अवेलेबल नहीं है ये यहाँ पर इस्तेमाल में नहीं आएगा। और ये नॉट फाउंड का पेज आप थोड़ी देर में देखेंगे। एक्चुअल में मेरा आउटपुट में थोड़ा सा स्लो हो रहा है, इसकी वजह शायद ये है। देखिए, ये आउटपुट आ गया। तो ये नॉट फाउंड का मैसेज है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप /1 तो है लेकिन /2 नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आपके पास 1, 2, 3 और ना जाने कितने यूज़र का यूआरएल आपको डायनेमिक करना हो, यहाँ पे आपको डायनेमिक यूआरएल करना हो, तो आपको यहाँ पे 1 नहीं लिखना है। यहाँ पे आप कर्ली ब्रैकेट डालेंगे एक बार, और उस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कोई भी पैरामीटर का नाम आप डाल सकते हैं। जो भी पैरामीटर का नाम होगा उसको आप आगे क्लोजर फंक्शन या कंट्रोलर के जो फंक्शंस होंगे, मेथड्स होंगे, उसमें भी एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर यूज़र आईडी नाम रख लेता हूँ, ठीक है। ये यूज़र आईडी हो गया। तो /user id में अब यहाँ पर कोई भी डेटा इसमें डाला जा सकता है। वो जो भी डेटा डाला जाएगा वो अमित की जगह पे मैं उसको प्रेस दिखा देता हूँ। देखिए, तो ये जो यूज़र आईडी डेटा डाला गया वो कोई भी डेटा एक्सेप्ट होगा। मैं आपको अब अमित ही रहने देता हूँ, पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ। अभी ये 2 है तो 2 भी एक्सेप्टेबल होगा क्योंकि ये डायनेमिक हो चुका है। आप देख पा रहे हैं अमित आ रहा है। अगर यहाँ पे 2 के जगह पे 3 है या 4 है तो भी अमित एक्सेप्टेबल है। और यहाँ पर कोई भी चीज़ डाल देंगे वो एक्सेप्टेबल होगा, वो अमित के पैरामीटर को पूरा कर देगा। अब ये जो डेटा मैं यहाँ डाल रहा हूँ इसको अपने फंक्शन में मैं यूज़ कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से। देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर ये यूज़र जो मैंने डाला ये मैं फंक्शन के पैरामीटर से इसको इनपुट के तौर पे ले लूँगा। कैसे? बहुत आसान है। इसमें आपको डेटा टाइप बताना है, किस डेटा टाइप का डेटा है। मेरा अभी फ़िलहाल मैं स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इंटीजर यूज़ करेंगे तो आप इसमें इंटीजर लगा दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप बता सकते हैं। तो ये डेटा टाइप बताना है। अगर आप नहीं भी बताएंगे तो फिलहाल के लिए अभी अगर आप बेसिक तरीके से समझ रहे हैं, धीरे धीरे आप इसमें डेटा टाइप भी मेंशन करना शुरू कर दें। बट अभी फ़िलहाल आप नहीं भी डालिएगा तो भी चलेगा। तो जो वेरिएबल का नाम वही रखना है जो आपका पैरामीटर का नाम है। ध्यान में ये रखने वाली बात है। यूज़र नेम यूज़र आईडी है तो आपको वेरिएबल का नाम भी पैरामीटर का यूज़र आईडी ही होगा। और जो भी आपका यूज़र आईडी है वो आपको यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। यूज़र आईडी इज इक्वल टू, और यहाँ पे वेरिएबल डाल सकते हैं। देखिए, यूज़र आईडी। इससे क्या होगा कि जो भी मेरा पैरामीटर में डेटा डाला जाएगा वो रिटर्न हो जाएगा। मैं चेक करा देता हूँ आपको। देखिए, मैं 23 लिखा हूँ तो देखिए यूज़र आईडी 23 हो गया। यानी कि मेरा जो व्यू पेज है वो पैरामीटर के अकॉर्डिंग काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे 23 की जगह पे 56 ट्राई कर लेते हैं। देखिए, आ गया। यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ तक कि मेरा कोई स्ट्रिंग कैरेक्टर भी ले लेगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, आपका जो डेटा टाइप है वो इस इंटीजर ही रहे, तो उसके लिए फिर अलग से हम आपको बताएंगे कि किसी पैरामीटर यूआरएल के पैरामीटर में या राउट पैरामीटर में जो डेटा डाल रहे हैं उसकी वैलिडेशन कैसे करनी है। अभी फ़िलहाल के लिए बस इतना सा बेसिक सा चीज़ समझेंगे और उसको काम में लगा देंगे। तो ये यूज़र आईडी मेरा डायनेमिक हो गया। अब मैं इस यूज़र आईडी को कई तरीके से रेंडर कर सकता हूँ। सपोज दैट कि 1 नंबर यूज़र आईडी है अगर किसी का है तो वो अमित प्रिंट हो, ठीक है। अगर किसी का 2 है तो वो सुमित प्रिंट हो। अगर किसी का यूज़र आईडी 3 है तो वो राज प्रिंट हो, ठीक है, वंडरफुल। और किसी का अगर 4 है तो उसकी वजह से वहाँ पे रौनक प्रिंट हो। तो इस तरीके से आप चाह सकते हैं कि अगर इसके अलावा कोई दूसरा डेटा डालता है, यानी अदर कोई भी डेटा डालता है तो नॉट फाउंड प्रिंट हो, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रोग्रामिंग लिख कर इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए, इफ़ यूज़र आईडी इज इक्वल टू 1 तो वो रिटर्न करेगा अमित, ठीक है। और इसके बाद एल्स इफ, और उसके बाद यहाँ पर यूज़र आईडी अगर बराबर है 2 के तो इसका मतलब हुआ वो रिटर्न करेगा सुमित।
और इस तरीके से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। एल्स इफ और यूज़र आईडी नेम और ये 3 हुआ तो ये रिटर्न करेगा राज। देखिए ये बड़ा आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई 4 डालता है, यूज़र ने आईडी को 4 डाल देता है तो फिर वो रिटर्न कर देगा रौनक। ठीक है। इसके बाद कोई इसके अलावा कुछ भी डालता है तो वो एल्स पार्ट में आ जाएगा, जो कि हम लोग इफ एल्स लैडर इसे समझते हैं, और वो रिटर्न करेगा नॉट फाउंड। बहुत आसान। देखिए तो इस तरीके का हम लोग कंडीशन यूज़ कर सकते हैं। ये पैरामीटर से पॉसिबल हुआ है और ये अब कोई भी आईडी को मेज़र करेगा। देखिए रॉकिंग में जो मैंने लिखा था ये नॉट फाउंड आएगा। ठीक है, नॉट फाउंड आ रहा है, लेकिन मैंने जब 1 डालना है तो यहाँ पे 1 से अमित आया। जब मैं 2 डालूंगा तो ये सुमित आ जाएगा, और जब मैं यहाँ 4 डालूंगा तो रौनक आ जाएगा। देखिए परफेक्ट है। ये 44 डाल दूंगा तो फिर नॉट फाउंड हो जाएगा। तो इस तरीके का कंडीशन हम लगा सकते हैं बड़ी आराम से। और इस फंक्शन की जगह पर आप तो यहाँ पे देखें कॉल बैक फंक्शन से मैंने किया, इसको सेम कंट्रोलर में भी किया जा सकता है। मैं आपको कंट्रोलर में करके दिखाता हूँ। जैसे हेलो लिखा हुआ है, हेलो के बाद आप जो भी मैसेज देंगे वो MSG नाम के पैरामीटर में पास हो गया। तो MSG नाम का जो पैरामीटर है वो अब आपका फंक्शन एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आपके कंट्रोलर में जाना है आपको, जैसे ये ऐप में HTTP में कंट्रोलर्स में, और उसके बाद आप यहाँ पर डेटा कंट्रोलर के पास जा सकते हैं। डेटा कंट्रोलर के पास जाने के बाद देखिए यहाँ पर आप इसको उसी नाम से पैरामीटर बना लीजिएगा और डेटा टाइप बता दीजिए। ये अच्छी चीज़ होती है कि डेटा टाइप आप बताएं। स्ट्रिंग डेटा टाइप है तो मैं स्ट्रिंग लिख दिया। अब मैं हेलो वर्ल्ड की जगह पे वो मैसेज जो मुझे पैरामीटर में आएगा वही प्रिंट करना चाहता हूँ। देखिए ये मार्कोई में है इसलिए ये स्क्रॉल भी करेगा, तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो स्लैश होम और स्लैश गुड मॉर्निंग, ये मैं इससे लिखता हूँ, गुड से लिख देता हूँ। तो शायद होम नहीं था, मुझे याद नहीं आ रहा है राउट, हेलो सॉरी हेलो था, तो ये मैं हेलो, ये देखिए गुड आ गया। तो मैं यहाँ पे गुड की जगह बैड लिख दूँ तो बैड आ जाएगा। तो ये मतलब ये पैरामीटर देखिए डायनेमिक हो गया। तो ये कंट्रोलर में भी पॉसिबल है, एज वेल एज आप क्लोजर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, या फिर वहीं पे कॉल बैक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो भी आप इस पैरामीटर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए चलिए मैं आपको अब डॉक्यूमेंटेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से काम किया गया है। तो यहाँ पे आईडी नाम रखा गया, इसलिए पैरामीटर में देखिए इसका नाम आईडी है और वो रिटर्न करके दिखा रहा है। इसको हम लोग क्लोजर फंक्शन में, और एक से ज़्यादा पैरामीटर भी पॉसिबल है। जैसे कि यहाँ पे देखिए पोस्ट स्टैटिक है, बट ये पोस्ट जो है ये वेरिएबल के तौर पे काम करेगा जो कि पोस्ट आईडी है, और दूसरा वाला जो है वो कमेंट आईडी है। तो ये बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात है कि अगर आपने पैरामीटर में नाम रखा है, मैं इससे पहले बोल रहा था कि आपको इम्पॉर्टेंट है कि नाम सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। देखिए ये यूज़र आईडी लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि यूज़र आईडी नाम का ही वेरिएबल यहाँ बने, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। जैसे यहाँ पे आईडी है तो ये पहला फर्स्ट पैरामीटर आएगा वो फर्स्ट आर्गूमेंट को अचीव करेगा, यानी वो उसके साथ फैच हो जाएगा। सेकंड वाला आएगा तो सेकंड नंबर पे, यानी कि वो रिस्पेक्टिवली वर्क करता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नाम सेम होना चाहिए। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये देखिए ये यूज़र/1, तो ये अमित आएगा अभी भी, आप चेक कर सकते हैं, इसका पेज रेंडर होगा अभी और ये वर्क कर रहेगा। ठीक है, तो अमित आ जाने के बाद मैं आपको आगे फर्दर दिखाता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा, कोई इशू नहीं। तब तक डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। तो इसमें आप मल्टीपल पैरामीटर डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक पोस्ट आईडी है और एक कमेंट है, जो कि दोनों को यूज़ कर सकते हैं। आप जितना भी चाहें पैरामीटर URL मैपिंग में डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ पे भी आप देखिए ये रिक्वेस्ट अगर आपका है तो रिक्वेस्ट के जस्ट बाद डालना आपको, जैसे कि कई बार इंसर्ट करने में ये सब रहता है। उसके बाद आते हैं ऑप्शनल पैरामीटर पे। ऑप्शनल पैरामीटर का मतलब ये है कि हो सकता है कि आपको वो पैरामीटर आपको डालना ही ना पड़े। तो जैसे अगर मैंने ये 1 डाला है, 2 डाला है, 3 डाला है तो ये वर्क करेगा, लेकिन अगर इसके अलावा कुछ और डाला है तो वो बिल्कुल वर्क नहीं करता है, इसका कोई वो नहीं है। तो आप ऐसा चाहते हो कि पैरामीटर ऑप्शनल बनाएं तो आप ऑफ कोर्स ऑप्शनल बना सकते हो, उसको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। देखिए, और जब आप अपना वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देना पड़ता है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब ये है कि आप देना चाहते हैं कि ये ना अवेलेबल हो तो कौन सा वैल्यू काम करेगा, इस तरह से। जैसे यहाँ पे जॉन को डिफ़ॉल्ट वैल्यू के तौर पे देखा गया। तो ये है थोड़ा सा पैरामीटर। अभी फ़िलहाल हम लोग डायनेमिक पैरामीटर देखे हैं URL में। अब हम लोग आगे फर्दर देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस को किस तरह से काम करता है। इसके अलावा नेम को नाम कैसे रखते हैं राउट्स का। इसके अलावा नीचे यहाँ पर देखिए
यूआरएल को जनरेट कैसे करते हैं वगैरह। और इसके अलावा थोड़ा सा मिडिलवेयर के साथ एक काम है, कंट्रोलर का ग्रुप कैसे बनाते हैं, सब डोमेन का ग्रुप कैसे बनाते हैं, प्रीफिक्स कैसे लगाते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो थोड़ी एडवांस भी हैं, तो मैं इसको आगे फर्दर वीडियोस में बताऊंगा। स्टे ट्यून और मेरे चैनल थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे वीडियो या कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।